सभी लोगों को नमस्कार। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज बहुत ही आराम से छोटी सी क्लास है। जो कल के टॉपिक जो बचा रह गया था उसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे सारी चीजें, और इससे हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की ऑलमोस्ट सभी चीजें इसमें आ जाएंगी। उसके अलावा फिर जो कुछ हुए क्वेश्चंस देखेंगे उसके हिसाब से हम लोग यानी एक ओवरऑल पूरा जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है वो हमारे सामने आ चुका है। और यहाँ पर कुछ चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे। आपको जो शिक्षा नीति में आए हुए चेंजेस हैं वो आपको देखने हैं, तो वैसे उसके जो इम्पोर्टेंट चेंजेस है वो मैं आपको पीडीएफ के रूप में आपके साथ पास शेयर कर लूँगा आपके साथ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप फिर भी आप एक बार नॉर्मल रीड करते रहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कहीं कहीं से वो उठाकर पूछ लेते हैं, तो एक बार जब भी न्यूज़ आप देखें तो जो एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ है उस पर निश्चित रूप से ज़्यादा फोकस किया कीजिए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आईसीटी के भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और अदर जो आते हैं जनरल जो क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की हम लोग अगर बात करें तो ये 7 मेनली जो पार्ट बांटे गए हैं इवैल्यूएशन के वो हैं। तो सबसे पहला कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, अगर हिंदी में देखें तो सतत और व्यापक, यानी कि लगातार चलने वाला और पूरे व्यापक स्तर पर होने वाला मूल्यांकन। प्लेसमेंट, स्थानन, और फॉर्मेटिव, निर्माणात्मक, डायग्नोस्टिक, निदानात्मक। तो हिंदी का नाम क्या है कि अलग अलग चेंज भी होते हैं, और इंग्लिश का नेम जो है वह हमेशा एक ही रहेगा, तो इसलिए इंग्लिश का नेम याद रखना इसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरीके के सारे जो अभी हमारे मेथड, इसमें सबसे पहला जो है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसके अंतर्गत क्या होता है हमारा कि ये सीबीएसई के द्वारा लाई गई एक जो मूल्यांकन पद्धति है वो बहुत ही लेटेस्ट मूल्यांकन पद्धति है यह भी। और इसमें क्या किया गया है कि केवल आपको फाइनल एग्जाम या फिर हाफ ईयरली एग्जाम ही नहीं लेना है, या फिर केवल आप इंटरनल एग्जाम एक दो ले ले तो वैसा ही नहीं लेना है। आपको जो पूरी अच्छे तरीके से चाइल्ड को केयर करते हुए छोटे छोटे आपको उसको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। जैसे कुछ एग्जाम ले लिए, या फिर आपका पेंटिंग का एग्जाम हो गया, जीके का एग्जाम हो गया, अलग अलग इस तरीके से कुछ आपने चीजों को बनाया और उस हिसाब से आपने उनका एग्जाम लगातार कुछ ना कुछ लेते रहे। तो इससे क्या होता है कि लगातार जब कंटिन्यूअस रूप से वह एग्जाम देते रहते हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, कुछ सब्जेक्ट से बाहर भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, और सब्जेक्ट से रिलेटेड जब इस तरीके से आप एग्जाम लेते रहते हैं तो जो फाइनल जो एग्जाम आता है उस टाइम स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि वह उससे कई बार गुजर चुका होता है। उसे जो होता है मतलब एक पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होता है कि किस तरीके से एग्जाम देना है, और साथ ही साथ उस वह क्या सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, किस तरीके से वह आगे बढ़ रहा है, किस वातावरण में बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ों का भी वहाँ पे ध्यान रखते हुए पूरा ओवरऑल एजुकेशन देने की बात वहाँ पे की गई है। तो उन सभी से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ों को किया जाता है। यहाँ पर आपको उसके हिसाब से एजुकेशन देने की बात कही गई है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो इवेल्युएशन का मेथड है इसको प्लेसमेंट इवेल्युएशन कहा गया है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका एक स्टूडेंट दूसरे स्कूल में जा रहा है तो उसका पहले एग्जाम लिया जाएगा, फिर उसके बाद उसे जांचा जाएगा कि यह जो स्टूडेंट है वह किस क्लास के योग्य है। हो सकता है कि उसकी क्लास एक नीचे भी कर दी जाए, कई बार ऐसा होता है एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने के दौरान। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले इवेल्युएट किया जाएगा, उसके बाद उसे प्लेस किया जाएगा कि किस क्लास के लिए ये योग्य है। उसी तरीके से अगर आप ये स्कूल लेवल की बात हो गई, अगर आप आगे लेवल पे बात करो
तो जैसे 12th में आप जाते हो तो आपका कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा बेहतर है, उसके बेसिस पर आप अपना सेलेक्ट करते हो कि हाँ ये है, ये है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों में अगर स्कूल का भूमिका रहा कि स्कूल को सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट दिया जाए, और वह आपके अच्छे फील्ड के आधार पर, अभी तो वैसे ये हमारे ऊपर बेस्ड कर दिया गया है क्योंकि ये चेंज किया जा चुका है। पहले क्या होता था, स्कूल ही डिसाइड करते थे कि इस स्टूडेंट को इधर इन चीज़ों में किया जाए, इस स्टूडेंट को इन चीज़ों में किया जाए, बाद में उसमें चेंजेस किया गया। तो ये अगर कोई आपके क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको पहले जांचता है, उसके बाद आपको पोस्ट देता है, तो उसे प्लेसमेंट कहा गया है। यानी कि पहले आपकी जांच होगी और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आपका क्लास दिया जाएगा, आपको पोस्ट दिया जाएगा, या फिर कोई भी चीज़। तो जैसे आप कहीं जो बीटेक ये सारी चीज़ें पढ़ते के बारे में जानते होंगे, तो वहाँ पे लास्ट में प्लेसमेंट होती हैं। तो वो सारी प्लेसमेंट वही है, पहले आपको जांचा जाएगा कि आप कितने टेक्निकली मजबूत हैं, क्या है, और उसके बेसिस पे आपको जॉब दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के अंतर्गत आती हैं। आपकी रुचि सभी चीज़ों को वहाँ पे पहचानने की कोशिश किया जाता है, उसके आधार पे फिर आपको आगे बढ़ाया जाता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में जो बातें होती हैं वह एक्चुअली क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इवैल्यूएशन माना गया है। इसमें टीचर लगातार क्लास में आपको स्टूडेंट के साथ कोऑपरेट करते हुए उसे समझाने की कोशिश करते रहता है। यानी कि आपका जो इवैल्यूएशन होता है वह लगातार, इसे इंटरनल इवैल्यूएशन भी कहा गया है, और वो लगातार होते रहता है। लगातार होते रहने का मतलब, कभी क्लास में क्विज ले लिया, कभी क्लास में कोई छोटा सा वीकली टेस्ट ले लिया, या कुछ टर्मिनल एग्जाम ले लिया, जो कि आपके मेन एग्जाम पे ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते हैं। वह केवल आपको समझने के लिए, आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए, और यह बताने के लिए कि आप कितना समझे हो, इसके लिए वो सारी चीजें की जाती हैं। तो ये इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है। यानी कि ये इवैल्यूएशन हमेशा ही चलते रहता है, आपसे प्रश्न भी पूछा जा रहा है तो वो भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में ही आ गया। यानी कि लगातार आपके साथ संपर्क बनाते हुए आपका यह समझने की कोशिश करना है कि जो भी प्रॉब्लम है, वह प्रॉब्लम को समझकर उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से टीच करने की कोशिश करना, आपको फीडबैक देना। तो ये सारी चीजें हैं कि टीचर को पता चलते रहता है कि जो भी स्टूडेंट है उसकी स्थिति, समस्या जो है वह कहाँ है, और उसे दूर करने का वह अपने हिसाब से कोशिश करते रहता है। तो आ, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट हैं। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ये याद रखिएगा। कम से कम 4 से 5 बार इसके क्वेश्चन अभी आने टाइम में जो आगे आएंगे उसमें आप देखोगे कि इसके क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर हम लोग बात करें, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में वैसे इवैल्यूएशन की बात की गई है जहां पर यह किया जाता है, जैसे कहने का मतलब आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ, यानी कि आपका पूरी तरीके से जांचा जाता है अलग से। जैसे कि आपके लिए कुछ कोई स्कूल ने साइकोलॉजिस्ट को हायर कर लिया, या कुछ और अलग अलग चीजों को हायर किया, और उसके हिसाब से बच्चों को बेहतर से बेहतर इवेल्युएट किया जा सके, वो और उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस की पता एक्चुअल में लगाई जा सके। तो इन सब चीजों को केवल मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस जो डिफरेंट डिफरेंट हैं, उन्हें कैसे फिर इम्प्रूव किया जा सकता है इसके बारे में बताया जाए। तो वो मतलब आपकी, और ये स्ट्रेंथ और वीकनेस किससे रिलेटेड हो सकते हैं, आपके बिहेवियर से। आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है तो क्यों नहीं अच्छी है, कैसे है, क्या प्रॉब्लम है, और उसके पीछे आप जो तरीका आपने अपनाया उसमें कहाँ समस्या आ रहा है। इन सारी चीजों को जो इवेल्युएट किया जाता है, यानी कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर मुख्य रूप से जहाँ पे बात की जाती है, वो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जाती है। तो वह डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कहलाता है। तो डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव में अंतर क्या रह गया, फॉर्मेटिव में आपके रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, और जो मेनली है वह आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड सारी चीजें चल रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं, क्यूज हो रहे हैं, और टर्मिनल एग्जामिनेशन हो रहे हैं, और उसके साथ साथ आपका फीडबैक दिया जा रहा है।
और इसमें क्या रहा है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स अगर समझ में नहीं आ रहा है, जीके अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो शायद वो नहीं टीचर समझ पा रहा है और उसके कारण आप समस्या में हो। तो शायद उस पॉइंट को दूर कर दिया जाए, उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को बढ़ाने का जो उपाय बता दिया जाए, तो वो बेहतर कर पाएगा। तो यह उसके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात हो रही है। समेटिव इवैल्यूएशन का अगर हम लोग बात करें, तो समेटिव इवैल्यूएशन का मतलब ये है, ये एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी इसे कहा जाता है। और यह हो गया कि जो फाइनल जैसे एग्जाम हुआ, यानी इसे जजमेंटल इवैल्यूएशन भी कहते हैं, कि जजमेंट किया जाता है कि हाँ आप इतना मार्क्स लाए, आप ऐसे हो, आप वो हो। तो ये सारी जो चीजें हैं वह समेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत आता है, जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आप कब इतना परसेंट मार्क्स है फाइनल में, और ये अंक है, ये ग्रेड है, उसका सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें समेटिव, यानी कि फाइनली आपको जो एक सर्टिफिकेशन किया जाता है और पूरा एक एग्जाम लिया जाता है के अंतर्गत आ जाती है। क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन की अगर हम लोग बात करें, तो यह इवैल्यूएशन होता है आपके बिहेवियर, परफॉर्मेंस, नॉलेज आदि को चेक करने के लिए छोटे छोटे आपको क्या लिए जाते हैं, एग्जाम्स लिए जाते हैं। छोटे छोटे चीजें आपको आपके सामने प्रेजेंट की जाती है। जैसे आप इसमें क्या कह सकते हो, जैसे छोटा सा एक क्यूज जो है आपको परफॉर्म करवाया गया पूरे स्कूल लेवल पे, क्लास लेवल पे की गई, यानी कि उसका जो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, कि उसमें एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर नहीं किया जाता है, यह लेकिन समझने की कोशिश की जाती है कि आपकी स्थिति, अपना लेवल कहाँ तक है, वह आपको समझ में आ पाता है। तो ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पर ग्रेडिंग, इसके अंतर्गत मुख्य क्या पॉइंट है कि ग्रेडिंग की जाती है और इसमें कंपेयर वाली चीजें नहीं आती हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन का। और जो नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन होता है, यह उससे जस्ट अपोजिट है क्राइटेरिया से, कि इसमें एक्चुअली आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको मूल्यांकन, यानी कि आपका कंपैरिजन किया जाता है एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ में, जो आपको जैसे मार्क्स प्राप्त हुए, आपको जो परफॉर्मेंस आई, तो उसमें आपका मुख्य रूप से क्या होता है कि एक दूसरे से कंपेयर करते हुए एक पूरा आपको जो एक नॉर्म डेवलप किया जाता है, उसकी बेसिस पे बताया जाता है कि हाँ आपका टेस्ट का परफॉर्मेंस इतना है, और आप अभी क्लास में आपकी ये पोजीशन है और आपकी ये स्थिति है। तो ये पोजीशन यानी कंपैरिजन के बेसिस पे इसमें टेस्ट लिया जाता है। तो कंपेरिजन वाली टेस्ट अगर है तो नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन कहलाती है, कंपेयर नहीं करने वाली है तो क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन होता है। यानी कि नॉर्मल आपको दे दिया गया, लेकिन उसके ऊपर आधार पर 1 2 3 इस तरीके से कोई रैंकिंग फिक्स नहीं की गई, इस तरीके की कोई बात नहीं हो रही है। तो ये आपको क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन होता है। इससे आपके बिहेवियर, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है, और ये इससे आपके रिजल्ट को देने की कोशिश की जाती है। मुख्य रूप से ये आप इसको समझ सकते हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तो ये मुख्य रूप से यूजीसी के द्वारा लाया गया एक ऐसा प्रोग्राम है, जिससे कि जो मुख्य बात किसके ऊपर आ रहा है कि शिफ्ट फोकस जो है वो शिफ्ट करने की कोशिश किया कि टीचर सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन की ओर फोकस किया जा सके। क्योंकि टीचर सेंट्रिक एजुकेशन कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकता है। जब तक टीचर सेंट्रिक एक एजुकेशन है, तब तक ग्रोथ जो होता है हमेशा लिमिटेड ग्रोथ होता है, क्योंकि जितना इसने बताया, जितना ये समझ रहा है स्टूडेंट को टीचर, उतना ही बस स्टूडेंट डेवलप कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन होने से क्या है कि स्टूडेंट अपने बिहेव, अपने रुचि, अपने सभी चीजों के आधार पर अपने आगे सिलेक्ट कर सकता है अपने सारे फील्ड को, और उसके बेसिस पे आगे की सारी तैयारियां कर सकता है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है, और ये इस कदम में उठाया गया एक प्रोसेस है कि टीचर सेंट्रिक से जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट सेंट्रिक की ओर हो जाए।
तो इसके बेसिस पर आपको जैसे कि कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, कुछ माइनर सब्जेक्ट जिसे कहा भी जाता है, यानी कि जैसे आपको जो भी आपने मेन कोर्स रख रखा है, तो उसके अलावा आपको साथ ही साथ कुछ ऐसे वहाँ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज में, जिससे आप सीखना चाहते हो, तो आप इलेक्टिव के रूप में उसे ले सकते हो। इवन आपको उसके पूरे मार्क्स, ग्रेडिंग, सब चीज मिलेगी, और उसे आप अपने पेस के आधार पर उसे कंप्लीट कर सकते हो। और उसका इवन आप आने वाले अपने फ्यूचर में अपने बायोडाटा में उसे साथ में करके अपने सीवी में डाल करके अपने सीवी को और बेहतर बनाते हुए उससे रिलेटेड जॉब को भी प्राप्त कर सकते हो। तो ये बहुत ही शानदार, पहले ये सारी चीजें नहीं थी, अब ये सारी चीजें हर जगह काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो रही हैं। ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी इस तरह की चीजों को, सॉफ्ट स्किल को सिखाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे स्किल को सिखाने के लिए प्रयास की जा रही हैं हर यूनिवर्सिटी में। तो इसे ही क्या कहा गया है कि यह किसके बेसिस पे होता है, आपके चॉइस के बेसिस पे, कि आपको सीखना है या नहीं सीखना, मतलब कंपलसरी कुछ नहीं होता है। आप अगर उसे सीखना चाहते हो तो सीखिए, नहीं चाहते हो तो नहीं सीखिए, कोई भी समस्या नहीं है। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर स्थापना की गई है। अब ये सारी चीजें, मुख्य रूप से ये सारी चीजें हमारी पूरा जो पॉइंट था, अब ये क्वेश्चन है, इसे हम लोग देखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 में है, अब देखिए हिंदी में हमेशा नेम बहुत सारे चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए सबसे बेस्ट है इंग्लिश में आप इसका नाम देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के मूल्यांकन में अनुदेश के समय शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रिया और किस प्रोसेस में, किस एवोल्यूशन में, और उससे मतलब इंस्ट्रक्शन, उसके आधार पे इंस्ट्रक्शन लगातार विद्यार्थियों को शिक्षक के द्वारा मिलती रहती है, किसके फीडबैक के रूप में। तो किस प्रोसेस में ऐसा होता है ये हमें बताना। तो बढ़िया है, सभी लोग सही हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में ही है। और निर्माणात्मक, इसमें लगातार लगातार आपका क्या किया जाता है, आपका कंटिन्यूअस टेस्ट होते रहता है और कंटिन्यूअस आपको फीडबैक मिलते रहते हैं, छोटे छोटे टेस्ट, छोटे छोटे क्विज क्वेश्चंस इस तरीके से, या फिर वीकली टेस्ट, ये जो भी चीजें हो रही हैं, तो वो सारी चीजें, और उसके आधार पर फीडबैक आपको लगातार मिलता रहता है। तो वो किसके अंतर्गत होता है, निर्माणात्मक इसे कहा भी गया है, या फिर फॉर्मेटिव इसे कह सकते हैं। 54 में क्या होगा, मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उसके सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता है। तो बिल्कुल फिर से वही चीज है, बस ऑप्शन नंबर चेंज हो गया है, लेकिन आंसर वही है। और आंसर क्या है हमारा, सी, यानी फॉर्मेटिव। तो आपका क्वेश्चन देखिए, बस एक ही क्वेश्चन को अलग तरीके से यहाँ पे पूछा हुआ है, बस शब्दों का हेर फेर किया गया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो फीडबैक, निरंतर फीडबैक, ये इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको ध्यान में रखना है। 57 में आपको बताइए। रचनात्मक, फिर से फॉर्मेटिव, अब देखिए उसी को अब अलग तरीके से पूछा गया है। तो ये सारी चीजें बड़े ही मजेदार हैं कि क्या है। यहाँ पर कंफ्यूजन पता नहीं क्यों आप लोग के बीच आ रहा है। रचनात्मकता में मतलब क्या है, लगातार फीडबैक देने का मतलब क्या है।
कि स्टूडेंट के परफॉर्मेंस का क्या ग्राफ है, वो लगातार फीडबैक का मतलब है कि आपको हमेशा पता है कि स्टूडेंट किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे टीचर का इफेक्टिवनेस थोड़ी चेक हो रहा है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में। टीचर का इफेक्टिवनेस कहीं पे भी चेक नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रोसेस हैं फीड ये आपके इवैल्यूएशन का, वो केवल स्टूडेंट का इवैल्यूएशन होता है। तो टीचर की इवैल्यूएशन नहीं यहाँ पे होती है, किसी भी प्रोसेस में टीचर के इवैल्यूएशन की बात नहीं की गई है, तो इसका ध्यान रखेंगे। और ये भटकाने के लिए आते हैं ऑप्शन एक आध। तो छात्रों का ही होता है, तो पहला लास्ट ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। और पहले तीन में क्या है, तो छात्रों के कितनी उपलब्धि है, आउटकम्स क्या है, लर्निंग आउटकम्स जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका जो लगातार परफॉर्म में कैसे एक ग्राफ बन रहा है वह इम्पोर्टेंट वहां पे होती है, कि वह पहले से बाद में जो है किस तरीके से उसका परफॉर्मेंस बेहतर होते जा रहा है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज है जिसको बस टर्म अलग किया गया है, लेकिन परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है स्टूडेंट का वह चेक किया जाता है लगातार। वह आप उसकी हेल्प से बता सकते हैं, क्योंकि आप लगातार उसका फीडबैक दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? आप निष्पादन ग्राफ का सर सत्यापन। आप सर ये एग्जाम में ऐसा ऑप्शन हाँ, होना चाहिए, सेकंड में ऐसा लग रहा है मुझको। अच्छा, मुझे जहां तक एग्जाम में आया लगा, हुआ है तो सेकंड ही ऑप्शन, नहीं एग्जाम में आया हुआ सेकंड ही क्वेश्चन। एक्सीलरेशन। अच्छा, हाँ, नहीं एक्सीलरेट मुझको याद मैं है सर। कर रहा था तो मुझे थर्ड ही लग रहा था। चलिए, हो सकता है, इसको मैं एक बार और तो सोच लेता हूँ। एक्सेलरेट स्टूडेंट्स लर्निंग परफॉर्मेंस, एक स्टूडेंट परफॉर्मेंस ग्राफ, बाद बाकी वैसे होना, चलिए ठीक है। एक बार इसको और देख लिया जाए, क्योंकि ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हो रहा है। चलिए ठीक है, एक बार और मैं चेक कर लूंगा वैसे क्या इसका आंसर है। और आंसर वैसे टू ही होगा, क्योंकि अगर मैंने जहाँ से उठाया तो वहीं से होगा, तो टू ही है इसका आंसर। तो देख लेंगे इसको एक बार। एक्सेलरेट स्टूडेंट लर्निंग परफॉर्मेंस, लर्निंग परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का एक तरीका। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब बेसिक, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस किया हुआ है, और इसमें हमें समझना होगा, यानी कि उसकी निष्पादन, उसके परफॉर्मेंस ग्राफ की यहाँ पे बात नहीं की जाएगी फॉर्मेटिव में, उसके लर्निंग परफॉर्मेंस को बढ़ाने की बात की ज़्यादा। मतलब ये भी है कि कई बार क्या होता है कि आपको ऑप्शंस दो तीन में जो दो तीन अगर आपको लग रहा है, तो उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन कौन सा है उसे हमें देखना होता है। तो लर्निंग परफॉर्मेंस इसका मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके लिए, कि उसका लर्निंग परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लेने से क्या होता है, लर्निंग परफॉर्मेंस बढ़ता है। अब जितना टेस्ट लोगे उतना ज़्यादा स्टूडेंट क्या रहता है, सचेत होता चला जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा सीखना शुरू कर देता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो और ज़्यादा मुख्य उद्देश्य शायद वही है उसका, कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा उसे सही तरीके से एक्सेलरेट किया जा सके स्टूडेंट के लर्निंग परफॉर्मेंस को। तो ठीक है, इसका आंसर टू ही होगा। और अगर इसमें कुछ अदरवाइज होंगे, अगर मुझसे यहाँ पे गलती हुई तो मैं उसे आपको बाद में बता दूंगा। बाद बाकी सेकंड ऑप्शन भी पॉसिबल है पूरी तरीके से। और अगर कंफ्यूजन हो तो हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल आंसर की तरफ में जाना है। तो ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा, इंग्लिश वाले में ई और एफ क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है, तो हिंदी में उसे आप देख लीजिए।
यहाँ पे क्या है, हमें फाइंड क्या करना है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इम्पोर्टेंट काफी है, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस उठाए गए हैं अभी तक। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनमें से कौन कौन से हैं जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आ जाएंगे आपको, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले शिक्षक पाठ्यक्रम का पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है, ग्रेड देने की कोई भी बात नहीं की गई है फॉर्मेटिव में। शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। तो सुधारात्मक जो उसका फीडबैक करेक्ट हो सके, बिल्कुल सही बात है कि ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन तो हमारा खत्म हो गया, और फर्स्ट नंबर ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया क्योंकि उसमें ए दिया हुआ है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, 2 और 4, इन दोनों में ही कोई हमारे पास एक आंसर होगा। थर्ड में है सी। अगर हम लोग देखते हैं तो शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है, द टीचर गिव्स मार्क्स टू द स्टूडेंट ऑन ए यूनिट टेस्ट। तो देखिए यूनिट टेस्ट जो ये हो रहा है, उसमें मार्क्स देने की अगर बात आ रही है तो वो आपका ये क्या कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में नहीं आएगा। आपका टेस्ट जो ले रहा है उसमें कोई भी उसका मतलब जो है वह मार्क्स देने से नहीं है, मतलब उसे मार्क्स देना नहीं है। तो अगर मार्क्स देने वाला कोई भी एग्जाम हो रहा है तो वह इसके अंतर्गत नहीं आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो ऑप्शन है वह हमारा भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है, तो केवल सी अगर हट जाता है तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा समाप्त हो जाता है, तो एकमात्र ऑप्शन कौन बच रहा है, फोर्थ। तो यहीं से हम लोग आंसर कर सकते हैं, और बाद बाकी नीचे फोर्थ वाले आंसर में और जो है आगे का आप देख सकते हैं, डी जो है शिक्षा छात्रों के संदेहों को स्पष्ट करता है, बिल्कुल ही सही बात है। और छात्रों के समग्र निष्पादन के बारे में प्रत्येक 3 माह के अंतराल में विभाग को रिपोर्ट किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट करने की कोई भी बात वहां पे नहीं की गई थी। शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिक करता है, प्रेरणा में वृद्धि करता है, तो बिल्कुल वो ज्यादा से ज्यादा उसको क्लियर हो सके सारे डाउट्स, तो उसकी पूरी कोशिश टीचर अपने क्वेश्चन प्रश्न उत्तर के माध्यम से करने की कोशिश। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, कह रहा है इंग्लिश वाले तो सर ABCD दिया सर, EF नहीं दिया है उसमें। नहीं वो मुझसे छूट गया है, वो मैं शायद पूरा जो वहां से कट कर रहा हूँ तो सही से किया नहीं है मैंने, वो मुझसे छूटा है। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि इसमें 2 छूट चुके गए हैं गलती से, EF भी हैं, लेकिन पूरा क्वेश्चन ये है। तो ई नहीं है, एफ है। तो ये बहुत ही आराम से, मतलब ये देखिए इसके बेसिस पे आप अपने माइंड में सेटअप करते चले जाइए कि निर्माणात्मक क्या है, और भी बेहतर से सेटअप हो जाएंगे। वहां पे शायद हमने थोड़ा सा पढ़ा, लेकिन इन ऑप्शन के बेसिस पे निर्माणात्मक और भी ज्यादा आपको क्लियर होते जाएगा कि हाँ ये चीज इसमें करना है और ये नहीं करना है। तो क्वेश्चन बनाने इसलिए सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसका आंसर हमें देना है, इसलिए भी कि क्या नहीं है उसमें वो भी आपका क्लियर होता चला जाता है, और यही महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अभी इनमें इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है, इसमें हिंदी में ही करना है, लेकिन वही है क्वेश्चन, तो आप तुरंत ही इसे कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आपको आएगी। निम्नलिखित में से कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता, अब निर्माणात्मक अभी तक हमने पढ़ रखा है कि निर्माणात्मक कौन सा है हमारा, ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव की ही बात चल रही है जहां जहां निर्माणात्मक होगी। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की क्या विशेषता है ये आपको यहाँ पे बतानी है। मूल्यांकन सत्रांत पर होता है, मूल्यांकन कार्यक्रम तैयार करने से पहले किया जाता है, मूल्यांकन शिक्षण का अधिगम परिणाम से संशोधित करने से संबंधित है, और शिक्षण के दौरान किया जाता है। तो निश्चित रूप से इसमें हमको लगता है आपको आंसर समझ में आया। सी ऑप्शन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन अधिगम परिणाम से के आधार पर किया जाता है, ये आप इसमें समझ सकते हो।
लेकिन इसमें मूल्यांकन कब किया जाता है? मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है, क्योंकि आप शिक्षा देने के ही दौरान आप सारे क्यूज, सारे प्रश्न, क्वेश्चन आंसर और यूनिट जो टेस्ट ले रहे हो, सारा चीज किसके दौरान कर रहे हो आप? शिक्षण के दौरान। तो अंत में या पहले ऐसा कुछ नहीं है। सी ऑप्शन थोड़ा सा क्लियर नहीं था, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर जो बिल्कुल सीधा सीधा स्पष्ट दिखा शिक्षण के दौरान किया जाता है, बिल्कुल सही है बात कि निर्माणात्मक मूल्यांकन शिक्षण के दौरान ही किया जाता है। नेक्स्ट जो है 4th नंबर ऑप्शन, निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रकृति के हैं। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपको निर्माणात्मक से यानी निर्माणात्मक रियलिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे बिल्कुल अच्छे से आप समझ जाइए। तो निपुणता परीक्षण देता है, क्विज सत्र का आयोजन। तो देखिए सेकंड ऑप्शन इज द अल्टीमेट की होगा ही होगा, लेकिन सेकंड ऑप्शन आपका सब में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको चलिए रहने देते हैं। ग्रेडिंग प्रणाली में विद्यार्थियों का मूल्यांकन, ग्रेडिंग प्रणाली तो होती ही नहीं है, बात ही नहीं है, तो थर्ड पक्का है कि नहीं होगा? तो जहां जहां थर्ड है वो हटा दीजिए। अब देखिए ये बड़ा ही अच्छा है कि थर्ड यहाँ भी है, थर्ड यहाँ भी है और थर्ड यहाँ भी है, तो ऑप्शन हमारे पास सिर्फ क्या बचते हैं? एक ही बचता है, सी। तो अगर आप एक भी 2 पॉइंट अच्छे से आपको पता है, बिल्कुल कंफर्म वाला, तो आप 1 से 2 सेकंड में इसका आंसर कर सकते हो। और बाद बाकी पूरे हर एक चीज को समझना है तो निपुणता का परीक्षण होता है। तो निपुणता का परीक्षण करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर केवल आपको बेहतर गाइडेंस देने का मतलब है। निपुणता का परीक्षण ये सब के लिए आपका सत्य जो लास्ट फाइनल एग्जाम होते हैं ये सब आपको होता है। दूसरी चीज क्या है? ग्रेडिंग प्रणाली में विद्यार्थियों का मूल्यांकन, ये तो बिल्कुल खत्म पहले ही हो गया। शिक्षण में प्रतिपुष्टि देना, बिल्कुल हाँ, लगातार फीडबैक देते। प्रतिपुष्टि मतलब क्या है? फीडबैक देना। और विद्यार्थियों के चिंतन को बढ़ावा देना, तो बिल्कुल जितना ज्यादा आप जल्दी जल्दी आप करेंगे उतना ज्यादा चिंतन उसका बेहतर होगा। जितना ज्यादा आप टेस्ट लोगे, क्विज लोगे, क्वेश्चन पूछोगे, तो इनसे वो ज्यादा से ज्यादा सतर्क होंगे, ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे, तो चिंतन प्रक्रिया उनकी क्या होती है? बेहतर होती चली जाती है। और इसीलिए जो ये और इवन ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चिंतन का क्या होना? बेहतर होना। ये क्योंकि इसी के बेसिस पे इसका जो पहले का जो हमारा आंसर आया था इससे पहले, एक्सेलरेट स्टूडेंट लर्निंग परफॉर्मेंस, लर्निंग परफॉर्मेंस को बढ़ाना, तो कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आंसर इज नॉट 4, आंसर इज सी। 4 का 4 जिन्होंने लिखा है वरुणा जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और उसको कैसे एक ही ऑप्शन से हमने उसे हटा दिया? थर्ड ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, ग्रेडिंग प्रणाली बिल्कुल ही इसमें नहीं है, और थर्ड 3 जगह पे है, तो तुरंत आप हटा सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं आंसर को समझने के लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ये 4 लिख दीजिए, ये अलग है। निम्नलिखित में से परीक्षण के किस प्रकार में एक विद्यार्थी के दूसरे विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है? अब चलिए यहाँ पर परस्पर तुलना की जाती है, अगर इंग्लिश में आपके सामने हो तो शायद आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। बाद बाकी परस्पर तुलना जिसकी बात होती है वो है डी, यानी कि मानक संदर्भित। जो यहाँ पे हम आ जाते हैं पीछे, आपको जो ग्रेड बेस का जो होता है, ये नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन, ये आपको इससे रिलेटेड है। यानी कि यहाँ पर परस्पर तुलना की जाती है। नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन में हमने
ये चीज ध्यान में किया था कि परस्पर तुलना, परफॉर्मेंस के बेसिस पे परस्पर तुलना की जहाँ बात की जाती है वो नॉर्म होती है, और जहाँ पर नहीं की जाती है वो क्राइटेरिया होती है। तो और नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन का ही हिंदी नाम है आपका वो क्या कहते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए मैंने आगे लिखा भी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें उसका हिंदी नेम लिखा हुआ है मानक संदर्भित परीक्षण, नॉर्म बेस्ड इवैल्यूएशन। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, एक मानक है एक मानदंड है। तो मानक जो है ये परस्पर तुलना वाला है, मानदंड वाला जो है वो आपका तुलनात्मक नहीं है। तो इन दोनों का आप ध्यान में रखेंगे। नॉन रेफरेंस आएगा, नॉन रेफरेंस नहीं है, नॉर्म रेफरेंस है, नॉर्म, NORM, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नॉर्म रेफरेंस मानक है, नॉर्म ये आर है, आर, नॉन इज डिफरेंट। अब फोर्थ नंबर का आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फॉर्मेटिव को ही कहीं कहीं पे नैदानिक कहा जाता है, तो इसलिए इंग्लिश नाम ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उसमें नहीं मिल पाया मेरे को इंग्लिश में, इसलिए मैंने हिंदी में ही किया है। बाकी मैं आपके सामने वो सारे इंग्लिश में भी प्रेजेंट कर दूंगा सारे क्वेश्चन आप उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे निर्माणात्मक मूल्यांकन, और आपका यहाँ पर हो गया निर्माणात्मक, क्या हो गया फॉर्मेटिव, और आपका संकलनात्मक हो गया समेटिव, जिसे आपने समेटिव कहा है। मानक मानक दंड, मानदंड, तो ये मानक दंड संदर्भित, मानक संदर्भित, तो ये जो अभी नॉर्म वाला हमने किया, और निष्कर्ष संदर्भित, निष्कर्ष संदर्भित, तो ये शायद आपका ये है, एक मिनट में, क्राइटेरिया, क्राइटेरियन रेफरेंस, तो ये दोनों है, और इसके बेसिस पे आपको करना है। ये आपका क्राइटेरिया बेसिस्ड हो गया। तो दूसरों के साथ छात्रों के निष्पादन की तुलना, अब तुलना तो हमने पहले ही पढ़ रखा है किसमें होनी चाहिए, तुलना मानक संदर्भित में हम लोग क्या करते हैं, तुलना ही करते हैं। तो सी में क्या हमारा होना चाहिए, पहला नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे तो एक ही है कि पहले ही ऑप्शन में सिर्फ सी में पहला ऑप्शन है, यहीं से आप आंसर लिख सकते हो। तो आंसर लाना बहुत ही आसान है, बाकी सारी चीजों को आप जब पढ़ोगे तो और भी जल्दी आप इन चीजों को कर सकते हो। यानी कि एक भी आपको पक्का पता है तो उसके आधार पे आप सारी चीजों को क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो कंफ्यूजन वाली चीजें इसमें ज्यादा नहीं है, खासकर मैच विद द फॉलोइंग करना और ज्यादा इजी होता है, क्योंकि उसमें एक दो भी आपको कंफर्म अगर पता है तो आप आराम से उसको सही कर सकते हो। तो जो नहीं पता है उसके बारे में परेशान ना होने के बजाय जो पता है उसको पकड़ के और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये सारे ट्रिक्स हैं एग्जाम में आराम से एग्जाम सॉल्व करने के लिए, परेशान की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर हर एक का हम लोग देखें निर्माणात्मक, तो निर्माणात्मक यानी कि हमने अभी क्या क्या फॉर्मेटिव बात की, तो इसमें है सुधार की गुंजाइश की पहचान। तो ये आपका बिल्कुल ये इससे हो जाता है निर्माणात्मक से कि कितना सुधार का गुंजाइश है। उसके बाद फॉर्मेटिव में और संकलनात्मक यानी आपको ग्रेड पूरा पक्का बता देना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अधिगम स्तरों का निर्धारण कि कितने कितने स्तर पे कौन कौन है,
किस स्तर पर कौन है। तो ये हो गया आपका अधिगम स्तरों को निर्धारण कि कौन सा किसका स्तर कहाँ पर है। और नॉर्म बेसिस्ड क्या हो गया कि दूसरों के साथ क्या हो गया तुलना, तो ये यहाँ पे हो गया। और निकष संदर्भित परीक्षण, तो ये आपका क्या हो गया निपुणता के मानकों को बताना, यानी कि कितना निपुण है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। तो यहाँ पे निपुणता है उसके मानक को बता रहे हैं, लेकिन तुलना नहीं है, यह इंपॉर्टेंट है। दूसरे के साथ यहाँ पे तुलना नहीं होती है, केवल निपुणता को बताया जाता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, सब कि कितना निपुण हो आप, लेकिन वहां पे तुलना किसी तरीके से नहीं की जाती है। ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने सबको एक एक भी बताया, क्योंकि वो हमारे माइंड में फिक्स बैठ जाए। बाद बाकी आंसर निकालना आप समझ रहे हैं कि यहाँ कितना आसान है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग है और ये अलग है, तो सबको अलग अलग से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पहले हम लोग देखते हैं। निम्नांकित में से किस आकलन प्रविधि में अंतर्भूत प्रेरणा का बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है, यानी कि किसमें आपके अंदर आकलन प्रवृत्ति में आकलन प्रविधि के अंतर्भूत प्रेरणा, यानी कि आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सके, एक रचनात्मकता ला जा सके, और वो मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको बेहतर बनाया जा सके, तो उसका किसके अंतर्गत संभावना सबसे ज्यादा है। मेरे मुंह से रचनात्मक शब्द आपने सुन लिया है शायद, इसलिए तो आंसर 1 नहीं आ गया। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, बाद बाकी इस चीज को समझेंगे। इंग्लिश में वैसे आपको ये चीजें और ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा इस चीजों को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट कभी कभी हो जाता है। तो लेकिन हिंदी में ये रहता है कि अगर आप उसका अर्थ समझ रहे हैं तो अर्थ से रिलेटेड आंसर जो होंगे उससे जो होगा वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आपको नहीं भी पता है तो भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं, हिंदी से ये फायदा आपको होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए अगर इंग्लिश में आ रहा है समझ में तो इंग्लिश में पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में पढ़िए, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में पढ़िए, यानी दोनों में जरूर पढ़िए, तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से कि क्या हमें करना है। 29 सर ये नंबर। सर हाँ सर ये जो मानक संदर्भित परीक्षण है, ये इसके इंग्लिश की क्राइटेरियन वाला ना, क्राइटेरियन डिफरेंट इवैल्यूएशन। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। मानक संदर्भित आधारित नहीं, मानक संदर्भित तो आपका ये है ना, नॉर्म, नॉर्म वाला अभी तो हमने सर किया लेकिन था। नहीं सर, क्राइटेरिया मतलब मानक होता है ना सर, वो इसलिए तुझे कंफ्यूजन हो रहा है सर। क्राइटेरिया का मतलब सर मानक देखिए होता है मैंने ना। इसलिए आगे लिख दिया। आप देखिए हिंदी में वो दोनों में बहुत ही बेसिक हल्की सा अंतर है, इसलिए नॉर्म वाला है ये मानक है। नॉर्म का मतलब यहाँ पे मानक है, क्राइटेरिया जो है वो मानक नहीं है, उसका एग्जैक्ट अगर हिंदी की बात करें तो मानदंड है। एक्चुअली ये मानदंड कहलाता है और ये मानक कहलाता है, तो बड़ा ही ओके बेसिक सर। है इसलिए, और इसी को वहां पे निष्कर्ष करके लिख दिया है। तो हिंदी वाले में थोड़ा सा ना कंफ्यूजन होता ही है, इसलिए आप इंग्लिश वाले में ही ध्यान रखिएगा और इंग्लिश में चेक जरूर ओके, थैंक यू सर। तो 29 नंबर क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करेंगे। एक महाविद्यालय का शिक्षक अभिप्रेरक प्रतिभा की गति को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न पहेली का सत्र अपनाता है, तो यह मूल्यांकन की किस प्रकार के रूप में लिया जाता है। देखिए अभी तक हम लोग कई बार ये कर चुके हैं, लेकिन यही है कि अब देखिए हिंदी में आपका जो चीजें हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट कभी कभी आपको हो जाती हैं। अच्छा ये इसका आंसर पहले आ गया, चलिए कोई बात नहीं। तो ये आंसर आपका इसका आपका आ गया निर्माणात्मक मूल्यांकन। और निदानात्मक यानी कि क्या होता है, ये हो गया फॉर्मेटिव, और निदानात्मक का मतलब होता है ये आपका क्या कहते हैं जिसमें आप उनका ये करते हो, डायग्नोस्टिक
डायग्नोस्टिक, हाँ डायग्नोस्टिक, तो डायग्नोस्टिक आपका हो गया निदानात्मक जी। और ये निकष आधारित, ये एक्चुअली जो आप कह रहे हैं मानदंड वाले को ही निकष आधारित मूल्यांकन भी कहा गया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, इन नामों का यूज करते हैं ये लोग। तो अब इस क्वेश्चन का वैसे आंसर तो आ गया है, और आप आराम से समझ भी सकते हैं कि फॉलोइंग टाइप असेसमेंट कंडक्टेड पीरियोडिकली विथ एन आई ऑन स्टैंडर्ड्स, यानी कि स्टैंडर्ड्स आपके होते हैं, उसके आधार पर जो लगातार आपको किया जाता है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है समेटिव। यानी कि आपका एक स्टैंडर्ड आपको बताया जाता है कि आपका क्या पोजीशन है, आ, आ, क्या किस स्तर पे आपका है, तो वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत। अच्छा, यहाँ पे भी आंसर रह गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो फिर भी आप इसे सोचिए बेहतर तरीके से। और नैदानिक एक्चुअली इसी को कहा गया है, निर्माणात्मक को। नहीं नहीं सॉरी, नैदानिक एक्चुअली इसे कहा गया है, निदानात्मक, थोड़ा सा मैं गलत बोल गया, निदानात्मक को नैदानिक कहा गया है। हाँ, तो नैदानिक हो या निदानात्मक हो, वो दोनों ही आपके सेम है। तो किस प्रकार के अधिगम में कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है, तो वो आपका नैदानिक है या निदानात्मक है। वहां पे डायग्नोस आपको किया जाता है, आपकी कमियों और कठिनाइयों को बताया जाता है। तो इंग्लिश वाले में आप देख लिया कीजिए कि जहां भी कमी और कठिनाई की पहचान पर बल दिया जा रहा है, तो वो डायग्नोस्टिक मूल्यांकन इवेल्युएशन में आ जाएगा। तो नैदानिक यहाँ पे फिर से डायग्नोस्टिक की बात की गई है। डायग्नोस्टिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है, क्या सुनिश्चित होता है, समस्याओं के कारण और उनका समाधान। बिल्कुल सही है, आप लोग बहुत जल्दी पकड़ भी रहे हो। और देखिए क्वेश्चन एक ही चीज को अलग अलग भाषाओं में यूज करके पूछा जा रहा है, तो आप बहुत ही आराम से इन चीजों को बता देंगे अगर उसके बारे में आपको पता है तो। यानी कि ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस थे, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी आए एटलीस्ट इतने शॉर्ट नोटिस पर भी।